प्राइम मिनिस्टर साहब मुस्कुरा कर तुर्की की सदर को बता रहे थे कि मैं आपके लिए आम लेकर आया हूँ। दुनिया में इस वक्त ये फर्स्ट ओपन सोर्स ऐप होगी जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम से कम करें, ऐसे ना फेंकें, इस्तेमाल ना करें, रिसाइकिल होना चाहिए। और मैंने रिक्शों में, बसों में, घरों में पड़ोस में से आवाजें आ रही होती थी इनकी। ये इंट्रोड्यूस किया था। आम खा रही हैं आजकल आप? जी आम तो मैं खा रही हूँ और बहुत महंगे आम हो गए हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे, खुश खुर्रम होंगे और शहरिश आप भी बहुत खुश होंगी। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश हूँ। ईद की आमद है, तैयारियाँ चल रही हैं और एक्साइटमेंट होती है। ज़ाहिर है तला जब ईद आती है तो हर ईद का, छोटी ईद की एक अपनी खुशी है, एक अपना माहौल है, बड़ी ईद की एक अपनी खुशी, अपना माहौल है, तो यही सब कुछ चल रहा है। अभी हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे कोट ऑफ द डे के साथ। और कोट ऑफ द डे जो आज है, बल्ला को ना उनका गोश्त और ना उनका खून पहुँचता है, अलबत्ता तुम्हारी परहेजगारी और जो तकवा है वो बिल्कुल अल्लाह के यहाँ पहुँचता है। ये सूरह अल हज से निकाला, आयत नंबर 37 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसमें बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह, हम जो कुर्बानी करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी पूरी करते हैं, उसमें ना अल्लाह को गोश्त पहुँच रहा है ना कोई और चीज़ पहुँच रही है। अगर चीज़ कोई पहुँच रही है तो वो आपका तकवा है। यकीनन नीयत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दिल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अल्लाह आपके दिल में समा सकता है, दुनिया छोटी है। तो यकीनन जो नीयत कुर्बानी के पीछे होनी होती है वो तकवा होता है, अल्लाह की रज़ा होती है, जो इंसान के अंदर होना सरिश बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल तला, आपने बड़ी अच्छी बात की है। और मैंने ये देखा है कि ये नियत ही होती है कि लोग काफ़ी दिन पहले जानवर को ले आते हैं, फिर उसका ख्याल रखते हैं, उसको प्यार से उसको पालते हैं और उसके बाद उसकी कुर्बानी की जाती है। सुन्नत में देखें ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की खातिर कुर्बान किया था। तो बेटे से इंसानों को कितना प्यार होता है। माशाल्लाह आपका भी बेटा है, तो अगर हम ये सोच भी कहते हैं ना कि अगर अपने बेटे को कुर्बान करने का सोच भी लें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिस प्रूव्स कि यार बहुत मुश्किल काम है, ये दिल से करना है, अच्छी नीयत से करना है, पूरे तकवा के साथ करना है, अल्लाह की रज़ा की खातिर। बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर शामिल करेंगे। तुर्किया के सदर एर्दोगान पाकिस्तानियों की ज़बान भले ना समझ पाएं, लेकिन पाकिस्तानी आम के ख़ास जायके की ज़बान खूब समझते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया में आम की डोर खींच लाई एर्दोगान को शहबाज शरीफ की ओर, हाथ में हाथ डाले दोनों लीडरान की वीडियो वायरल। मैंगो से मोहब्बत करने वाले दिनों में तुर्किया और पाकिस्तान को कितना करीब लाएगी, इस पर आज हम बात करेंगे। अपने जानवर की रजिस्ट्रेशन करवाएं, चोरी होने से बचाएं। पाकिस्तानी नौजवान ने जानवरों की पहचान के लिए अनोखी ऐप बना डाली। ऐप कैसे काम करती है बताएंगे आज आपको अपने शो में। ज़मीन को बचाना है तो माहौल को महफूज बनाना है। आज दुनिया भर में माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। इस साल दिन मनाने का मकसद दुनिया से प्लास्टिक का खात्मा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हुकूमत का बड़ा कारनामा, टेलीकम्युनिकेशन आलात को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का फैसला। मोबाइल टावर्स और दीगर कम्युनिकेशन डिवाइसेस ईंधन के बजाय शमसी तवानाई से चलेंगी। वैसे ये आखिरी हेडलाइन में जो सरिश हमने जिस कारनामे का जिक्र किया ना, एक्चुअली इट्स नॉट अ कारनामा, इट शुड हैव बीन डन लॉन्ग टाइम अगो। दुनिया ने ये 20-25 साल पहले कर लिया था, हम काफ़ी लेट हैं। सोलर एनर्जी इज़ द फ्यूचर। और यकीनन अगर आप बिजली के बिलों से परेशान हैं, कराची में रहने वाले हैं, तो सोलर पर शिफ्ट हो जाइए। इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। एक बार का खर्चा है, फिर हमेशा मुझे दुआएं देते रहिएगा। अच्छा, वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, मैंने सुना डबल ट्रिपल प्राइस हो गया। ऑफ कोर्स इम्पोर्टेड है। हम लोकली अगर बना रहे होते ये प्लेटें, ये सारे सिस्टम, तो हमें इतना महंगा नहीं पड़ता। लेकिन हमने लोकल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पे जोर नहीं दिया, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र पे जोर नहीं दिया, जिसकी वजह से हकीकत तो ये है कि हम आज तक गाड़ी की एक बैटरी पाकिस्तानी नहीं बना सके। उसके अंदर भी जो पेपर होता है वो जापान से इम्पोर्ट किया जाता है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। मतलब बच्चे घरों में ट्रैक्टर्स बना रहे हैं, छोटी गाड़ियाँ बना रहे हैं, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ बना रहे हैं, क्या वजह है कि हम इन मामलात में पीछे हैं? बहुत बड़ा सवाल है, अल्लाह हमें हिदायत है। खैर आगे बढ़ते हैं, टॉप ट्रेंड्स का जिक्र करें। आम की बात करते हैं, फलों का बादशाह है और हम जानते हैं कि वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। टर्किया के नए प्रेसिडेंट तीसरी बार जीते हैं तैयब एर्दोगान साहब। यकीनन
उनको जो आम है, किसको पसंद नहीं है पाकिस्तानी मैंगो? वाकई। पूरी दुनिया में हमारे आमों की धूम है और यकीनन हमारे जो मैंगोज हैं वो लाजवाब हैं। पहले सिंदड़ी का फेज़ आता है, अनवर अटोल का फेज़ आता है, फिर लंगड़े चौंसे का सबसे पहले फेज़ आता है। सिरौली आता है। सिरोली सबसे पहले तैयार हो जाता है, लेकिन सिरोली की इतना फेम नहीं है जितना सिंदड़ी, चौसा, लंगड़ा और अनवर रटोल का है। लेकिन सबसे मीठा ऑफ कोर्स अनवर रटोल होता है, शुगर कंटेंट उसमें सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जिस तरीके से इस वीडियो में देखा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुस्कुरा कर बड़ी एक अच्छी तरह मुस्कुराते हुए बातें खिली उठी थी उनकी, और वो तुर्की के सदर को बता रहे थे कि मैं आपके लिए आम लेकर आया हूँ। ये देखिए, हाथ से इशारा भी किया कि आम लेकर आया हूँ। और आम के इशारे से मुझे लग रहा है बड़े वाले आम लाए, सिंदड़ी लाए हैं शायद। अच्छा चले, उन्होंने क्या कहा, चलें आपको सुनवाते भी हैं। Tamam. Çocuklar mango geldi. Eve yollamışlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Thank you. लेकिन सरिश, आपने अगर गौर से डिस्कशन सुनी हो तो हमारे वजीर आज़म आखिर में कहते हैं कि आधे जो आम है ना वो खातून अव्वल के लिए हैं तुर्किया की, और आधे आम जो हैं सदर तुर्किया के हैं। तो इसीलिए डिवाइड कर दिया उन्होंने कि ऐसा ना हो कि घर में झगड़ा हो जाए पाकिस्तानी आम। अच्छा, ये कुछ वैसे भी ज़रा वो सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनका अच्छा है, तो उन्होंने कोशिश की कि ज़रा माहौल को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए कुछ ऐसा, मुझे कुछ ज़रूर चुटकुला कहना चाहिए जिस पर मुस्कुराहट बिखर जाए। तो खैर ऐसा हुआ भी। तुर्की बहुत पुराना दोस्त है, जब भी कभी कोई ऐसा तुर्किया जी, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, भले कुदरती हो, किसी भी तरह का क्राइसिस हो, हमेशा टर्की ने हमारी हेल्प की है, और यही वजह है कि हमारे बड़े अच्छे बरदराना ताल्लुकात हैं टर्की के साथ। Yes, and without a doubt, टर्की वैसे ही पाकिस्तान में बहुत काम कर रहा है। लाहौर में जो कचरा उठाने वाली कंपनी है वो टर्किश है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेड का हमारा बहुत ज़्यादा काम होता है उनके साथ। सगीर रामे हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम तुर्किया। थैंक यू सो वेरी मच सगीर। ये बताइएगा, हाउ इम्पोर्टेंट वाज दिस ट्रिप, और क्या क्या हुआ इस ट्रिप के दौरान, कुछ बता सकते हैं डिटेल्स? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम मौका था जब तीसरी मरतबा सदर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो तुर्किया के सदर के तौर पे हल्फ उठा रहे थे, और 78 ममालिक से ज़्यादा ममालिक के अफराद ने इस तकरीब में शिरकत की, जिसमें हमारे पाकिस्तान की तरफ से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और साथ में मरियम औरंगजेब और तारिक फातमी जो मुआवने खुसूसी, उन्होंने शिरकत की। हमारे एम्बेसडर यूसुफ जुनैद भी थे इस तकरीब में। तो ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और मरियम औरंगजेब खातून अव्वल और रजब तैयब एर्दोगान से मिलते वक्त जो है वो ख़ास तौर पर देखा गया, खुसूसी रिलेशन देखा गया। बाकी सरबराहान मुमलकत के साथ जिस तरह शेक हैंड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टाइम दिया गया और बड़ा अच्छा लगा। तो सगीर, मुझे ये बताइएगा, बिल्कुल वो हमें नज़र भी आया है कि जो माहौल था उसमें पता चल रहा था कि आपस के ताल्लुकात किस नौइयत के हैं। मुआहदे कौन कौन से हैं जिन पर अभी दस्तखत हुए हैं? क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में होने जा रही हैं टर्की के तवस्सुत से? देखिए, टर्की के जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उससे भी पहले मुलाकात हुई है हमारे वजीर आज़म की, और ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन और सोलर एनर्जी के जो मंसूबे हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो MOU साइन किए गए हैं, और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के जो माहिरीन और मालिकान हैं उन्होंने पाकिस्तान की विजिट का इंदिया दिया है। सोलर का पहले से ही एक जो मंसूबा वो चल रहा है पाकिस्तान के साथ, तो उस पर भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है। अच्छा, अब ये ट्रिप कितने दिनों पर मुहित है, और वैसे डेलीगेशन में और साथ साथ कौन मौजूद है? पाकिस्तान के जो डेलीगेशन में मरियम औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात साहब थी, मुआवने खुसूसी तारिक फातमी साहब थे, और ये जो है वो 2 दिन का दौरा था जो कि वो कल मुकम्मल करके वापस चले गए। सगीर, यही बताइएगा कि तुर्किया में अब जब तैयब एर्दोगान साहब दोबारा आए हैं सदर बन के, क्या क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं? ये एक तो बहुत बड़ी तब्दीली है कि तुर्किया में जो तीसरे टर्न्योर के लिए 5 साल के लिए
एर्दोगान आए हैं, उन्होंने ऑल टुगेदर जो अपनी कैबिनेट है वो बिल्कुल चेंज की है लास्ट टेन्योर की कैबिनेट से। और उन्होंने ये साथ कहा है कि जो नई सदी है तुर्की के लिए, उसके लिए जो मैंने कैबिनेट का इंतखाब किया है वो बिल्कुल नए अफराद पर मुश्तमिल होगा। और वाकई उन्होंने साबित किया कि वो बिल्कुल कैबिनेट नए अफराद पर मुश्तमिल है। और साथ में उन्होंने जो इंडिया दिया, उन्होंने कहा कि जो ये 5 साल हैं वो तुर्की की न सिर्फ तरक्की बल्कि दफाई लिहाज से मजबूती और उसके साथ साथ जो महंगाई का बहुत बड़ा चैलेंज है तुर्की को, जैसा कि दुनिया भर में चैलेंज है ये, उसको कर्टेल करने के लिए उन्होंने कहा है कि मैं और मेरी काबीना जो है वो हर सूरत में दिन रात मेहनत करेंगे और कौम को इस आक्षेप से भी निकालेंगे। बहुत शुक्रिया सगीर रामे, हमें तुर्किया से अपडेट कर रहे थे सूरत हाल के हवाले से। यकीनन पाकिस्तान बड़े वेलकम किए गए हैं तुर्किया में, और पाकिस्तानी आम तो हर जगह वेलकम किए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा आमों की पैदावार कुछ कम हुई है। मैंने सुना है कि इस बार पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम हमें मिलेंगे, इम्पोर्ट्स आई थिंक बंद है। आम ज़्यादा तो मिलेंगे, लेकिन हमारी प्रोडक्शन कहा जा रहा है कि बारिशों की वजह से कम हुई है सैरिश, और पानी खड़ा हो गया था, बहुत सारे आम के बाग गिर गए। अब एक आम के दरख्त को 10, 15, 20 साल लगते हैं तनावर होने में, और इस तरह वो गिर जाते हैं पानी खड़ा होने की वजह से, क्योंकि आपको मालूम है पानी खड़ा रहा था। चल आपके तो बारिशों का पानी था काफ़ी वक्त खड़ा रहा था, इसने बहुत परेशान किया फार्मर्स को। प्रोडक्शन थोड़ी कम हुई है, लेकिन ऑफकोर्स कम भी हो तब भी डिमांड तो अपनी जगह पर होती है। और एक्सपोर्ट आमों की ना हो पाकिस्तानी मुश्किल है, डिमांड इतनी है, लोग इतने दीवाने, उनको ये आम ना मिले मुश्किल में पड़ जाती है बात। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जनाब। और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं ईद कुर्बां की आमद है, जिसके साथ जहां लोग कुर्बानी के लिए जानवरों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। मैंने वैसे एक वीडियो देखी थी, मैं चाहूँगी कि मैं उस हवाले से बताऊँ। एक ट्रक जा रहा था तला, सोशल मीडिया पे वीडियो थी जिसमें से एक आदमी बकरे उठा उठा के रोड पे फेंक रहा था और बड़ी वो चोरी कर रहा था। बहुत वो वायरल हो रही थी वीडियो कि भाई ये क्या कर रहा है, और मतलब उसको बिल्कुल कोई वो नहीं कि पता नहीं उनको वो चोट लग रही होगी, वो जख्मी हो रहे होंगे, बस वो धड़ाधड़ फेंक रहा था। तो वो वीडियो भी देखी है कि जो लोग मंडी जा रहे हैं, रास्ते में उनसे मोबाइल छिन जाते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं और अपील करते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कराची की मंडी हमारी हाईवे पे होती है, तो लोगों को शहर से बाहर जाना पड़ता है हाईवे की तरफ, तो वहाँ पे नॉर्दर्न बाईपास के करीब ऐसी कंप्लेंट्स बहुत मौजूद है। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे नौजवान भरपूर तरीके से कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी इंजीनियर हैं, नौजवान हैं, उमैर अहमद, जिन्होंने एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप के ज़रिए आप एज पर माई नॉलेज, आई कैन बी रॉन्ग, आप अपने जानवर को रजिस्टर करवा सकते हैं, और फिर अगर वो चोरी हो जाए तो उसकी तलाश में आपके लिए आप जानवरों की इंश्योरेंस टाइप तो कुछ नहीं है, इस पर बिल्कुल उनसे पूछेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उमैद। मुझे लग रहा है आपका कोई महंगा जानवर चोरी हुआ था, ऐसा हुआ है क्या? हाँ या आपके किसी करीबी का? बिल्कुल ऐसा माजी में हुआ है, उसकी वजह से मुझे इसका ख्याल भी आया, और वी विल डिस्कस, मतलब लेटर हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि वजह क्या थी इसको बनाने की। बेसिकली मेरी जो ऐप है, अगर मैं उसे सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करूं तो हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, और यू कैन डिफ्रेंशिएट इट विद द हेल्प ऑफ बायोमेट्रिक। तो आप देखते हैं आपका जो फिंगरप्रिंट है वो हर इंसान का मुख्तलिफ है। तो हमने देखा कि जब दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, तो क्या पता जानवरों में भी ये चीज़ मौजूद हो। तो ये मेरी पीएचडी की रिसर्च है, आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे रिकमेंड किया कि गो फॉर इट एंड सर्च फॉर इट। तो हमने ये बहुत सारी रिसर्च के बाद, एक टीम वर्क के बाद, हमने ये मालूम किया कि जानवर की जो नाक है, वी कॉल इट एज अ मज़ल, तो उसके मज़ल में देयर आर पैटर्न्स, और वो पैटर्न्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट्स में होते हैं। तो फॉर दिस टेस्ट केस, फॉर दिस क्लेम, वी हैव टेकन अराउंड 5000 एनिमल्स। 5000 जानवर की आपने तस्वीरें लेके सिस्टम में डाल दी, और फिर उसके बाद प्रिंट्स लिए आपने? जी बिल्कुल। अच्छा भाई, बड़ा ये मुनफरिद सी मैंने चीज़ पहली बार सुनी है कि, बल्कि मुझे इन्हीं से पता चल रही है कि जानवरों के नोज़ पे जो प्रिंट्स होते हैं वो सबके मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो कैसे लेते हैं नोज़ प्रिंट, ये मैं सोचने पर मजबूर हूँ। हाँ तो बेसिकली हम जानवर की तस्वीर लेते हैं, हम किसी को ये नहीं कहते कि आपने जानवर के नोज प्रिंट्स लेने हैं। और जानवर की जब तस्वीर लेते हैं तो फ्रॉम माई PhD वी हैव डिज़ाइन एन एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथम, जो उस तस्वीर में से ऑटोमेटिकली फीचर वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता है, वो पार्ट जिसमें नाक या मज़ल मौजूद है। और जैसे ही वो मज़ल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम उसमें से वो फीचर्स जो कि मुख्तलिफ होते हैं, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स में मौजूद हैं, वो हम एक्सट्रैक्ट करके अपने डेटाबेस में डाल लेते हैं।
कोई भी शख्स अपना जानवर जब रजिस्टर करेगा, हम ऐप बना रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट रेडी एंड वी आर अबाउट टू लॉन्च इट बिफोर बकरीद, 10 डेज बिफोर बकरीद। तो जब भी कोई अपना जानवर रजिस्टर करेगा तो वो अपनी आईडी, अपना एनआईसी, अपना मोबाइल नंबर और उस जानवर की तस्वीर एंटर करेगा। अच्छा, ये जो ऐप है इसमें मतलब कुछ पे भी ज़ाहिर है करना पड़ेगा? आप लोग ऐसे तो नहीं काम कर रहे फॉर होंगे? पाकिस्तान, फॉर बकरा ईद, I am launching it open source, but it is limited to 1 user, 1 mobile phone and 1 animal. ओके। तो दुनिया में इस वक्त ये फर्स्ट ओपन सोर्स ऐप होगी जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है। अच्छा, अब मुझे एक बात समझाएं आप। ये तो आपने बता दिया कि रजिस्टर हो जाएगा एनिमल, अगर किसी का जानवर गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो वो आपके रजिस्टर हुए हुए डाटा में अपने जानवर के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन देगा, आप उसको ट्रैक कैसे करेंगे फिर? हाँ, अच्छा, ये सबसे अहम सवाल है और अक्सर मुझसे ये लोगों ने पूछा जब मैंने इस रिसर्च को प्रेजेंट किया कि हमारा जानवर गुम हो गया या चोरी हो गया एंड हाउ वी कैन सर्च इट नाउ। तो आपने अपना जानवर रजिस्टर कर लिया एंड इट इज़ रजिस्टर्ड इन आवर डेटाबेस। अब वो कहीं भी चला जाता है, आपको नहीं मालूम किसके पास, और किसी शख्स ने चोरी किया और अब वो जाके उसे सेल करने की कोशिश करता है। तो जो भी शख्स आएगा, आवर ऐप हैज़ द फीचर ऑफ वेरिफिकेशन, तो कोई भी शख्स आएगा वो अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी तस्वीर लेगा तो फ़ौरन पता लग जाएगा कि इसके असल ऑनर फला साहब। यानी अगर वो पिक्चर नहीं लेगा और अगर उसने रात में चोरी किया, सुबह में काट के गोश्त उसका बेच दिया तो बस गया। हाँ, गया। क्यों? इसकी एक वजह है कि इट्स हार्डवेयर फ्री। आपका एनआईसी है, बहुत आसान अल्फाज में हम इसको समझ सकते हैं। हमारा एनआईसी है, अगर कोई शख्स गुम हो जाता है तो वी कांट सर्च इट कि वो शख्स कहाँ है। हाँ, अगर मिल गया तो हम मशीन से इसका शायद तरीका अच्छा ये भी हो सकता था उम्मीद कि हम कोई टैग कर देते जानवर के ऊपर, कोई चिप लगा देते। चिप लगा देते। आजकल आपने देखा ना, डायबिटीज वाले पेशेंट कंधे के ऊपर एक चीज चिपका के चल रहे होते हैं बार बार शुगर चेक करने के लिए। तो कोई ना कोई ऐसा ट्रैकर कि जो भी इंसान जानवर खरीदे तो पहले उसको चेक करे उस ट्रैकर के जरिए और फिर वो ट्रांजैक्शन करे। ऐसा हो सकता है, लेकिन इस वक्त हम लोगों ने इसे हार्डवेयर फ्री रखा है। नो हार्डवेयर, एवरीवन हैज़ द मोबाइल फ़ोन, वो अपना मोबाइल फ़ोन ले और एक अच्छा, असल में आजकल एंड्रॉयड मोबाइल्स का दौर है, तो ये तो फॉर श्योर बात है ना कि जानवर आएगा तो दिखाना तो है सबको कि हम जानवर ले आए हैं, तो पिक्चर तो उतरेगी, तो उस पिक्चर से ही वो पकड़ा जाएगा अगर उसने चोरी किया होगा। क्योंकि ये बकरा ईद पे इतने ज्यादा इस तरह के ये वाकयात पेश आते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ सर, देखें ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस वक्त आप जो बातें कर रही हैं वो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े है। कराची वो शहर है जहाँ पर हर महीने को 20-25 हज़ार मोटरसाइकिलें चली जाती हैं, गाड़ियाँ चली जाती हैं, मोबाइल फ़ोन चले जाते हैं, वो पकड़े जाते नहीं। जानवर कैसे पकड़े जाएंगे? जानवर उन्होंने बता दिया पिक्चर से, पिक्चर खिंचेगी जानवर पकड़ा तो भाई बाकी चीज़ों की पिक्चर होती है लेकिन नहीं पकड़े जाते ना सारे सिस्टम। नहीं, तो फिर मैं आप लोगों को चाहिए था कि कुछ, वैसे मैं जैसा मैंने पहले बोला कि इंश्योरेंस कर देते, पैसे देते लोगों से। लगा लें आप, वहाँ पे जितने भी जानवर है ना उन सबको आप फी सबिलिल्लाह खुद जाके रजिस्टर कर लें अपने पास एज अ बैंक, और फिर जो भी उसको खरीदे वो ट्रांजैक्शन करे, वो बोले हाँ यार ये जानवर मैंने खरीद लिया, अब ये मेरे नाम से आ जाए। ये मेरी नज़र में अगर क्योंकि लोगों को कोई अट्रैक्शन चाहिए होगी उम्मीद, ऑफ कोर्स इफ यू वांट पीपल टू कम ऑन टू प्ले स्टोर और अदर प्लेटफॉर्म्स टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन, तो उसके लिए आपने उन्हें कोई ऐसी ऑफर देनी है कि वो खुश हो जाएं कि हाँ यार ये ऐप काम की है। आप सोच रहे हैं इंश्योरेंस ही दे दें, आप काम करें, इंश्योरेंस दे दें। यही तो मैं कह रही हूँ। बेसिकली दुनिया में मैंने जब इस पे रिसर्च की तो हमें ये पता चला दुनिया में जो महंगे जानवर, ये जो प्रिंट्स हैं, ये सिर्फ गाय में मौजूद नहीं है, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन हॉर्सेस। तो दुनिया में जो महंगे जानवर हैं वहाँ इंश्योरेंस का तरीका ये होता है कि दे प्लग आउट टैक्स, वो कानों में टैक्स लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टैक्स कैन बी टेम्पर्ड, टैक्स को बदला भी जा सकता है, खराब भी किया जा सकता है, लेकिन नाक के जो नेचुरल फीचर्स बड़ी तेज कौम है, है, नहीं कर सकते। टैग बदल भी सकती है और क्या टैग तोड़ भी सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, वैसे खैर आप आगे क्या सोच रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके? अभी माशाल्लाह ऐप डेवलपिंग तो आप कर रहे हैं, क्या सोचा अपने बारे में? बेसिकली ये मेरा पीएचडी का रिसर्च वर्क है। किस चीज़ में पीएचडी कर रहे हैं आप उम्मीद? मेरा पीएचडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कहाँ से कर रहे हैं? फास्ट यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह। और एआई, आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया इस बात पे शोर मचा रही है कि एआई की रेगुलेशन, कानून साजी, सिस्टम टू कंट्रोल इट, क्योंकि एआई एक लेवल पे आके खुद मुख्तार हो जाएगा बिल्कुल, और फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो आजकल पूरी दुनिया ऐसी बात पे लगी हुई है कि एआई की रेगुलेशन सही से क्रिएट की जाए, चाहे वो G7 की समिट हो या G20 की हो, एआई हर जगह डिस्कस हो रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं बड़े होके, मतलब रोबोट्स बनाने हैं आपने? मेरा एरिया कंप्यूटर विजन और एआई है, मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। एआई इज़ नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड, हम बहुत सारी चीज़ों में जो ना रेवोल्यूशन ला सकते हैं। और आपकी थीसिस तो अब चैट जीपीटी से निकल आएगी एआई के जरिए, अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप जाएं उस पे आजकल सब बच्चे लिखें। यही काम कर रहे हैं।
क्या थीसिस बनाना होता है और चैट जीपीटी पे चैट जीपीटी हमारे जो प्रोफेसर्स हैं दे आर चेकिंग द असाइनमेंट फ्रॉम एंटी चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर। अच्छा पकड़ते हैं कि उसने यूज तो नहीं किया हुआ। तो वी कैन चेक द उस्ताद होता है तला। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ खड़ी है? क्या हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं कि हम आने वाले वक्त के लिए तैयार हैं? उम्मीद देखें देयर इज़ अ लैकिंग, लेकिन हमारे पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, दे नाउ हैव द प्रोग्राम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये शुक्र है कि ऑफर होना शुरू हुआ। बिल्कुल, और स्टूडेंट्स आर लर्निंग इट एंड आई नो थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स दैट आर इन पाकिस्तान बट वर्किंग फॉर द आउटसाइड कंट्रीज, वर्किंग फॉर अब्रॉड। यहाँ बैठ के बाहर अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती, शायद आप स्टूडेंट हैं इस फील्ड से रिलेटेड, आप मतलब ज़ाहिर है आपने पढ़ाई भी की, आपको आइडिया होगा। इतने बच्चे सीएस में बीएस कर रहे हैं, इतने बच्चे आगे साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं कि भाई आजकल आगे आने वाला दौर अब इसी चीज़ का है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो इंटर्नशिप्स तक उनके पास ऑफर्स मौजूद नहीं है। आईटी की फील्ड में हम लोग इंडिया से बहुत पीछे हैं। हाँ। आप इसकी वजह क्या समझते हैं? अच्छा देखें, अगर हम पीछे हैं तो वी हैव लेस पॉपुलेशन एज वेल। पहली बात, हम पॉपुलेशन में बहुत कम है। आप बार बार देखते हैं कि गूगल और बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं, तो हमारे पास लेस पॉपुलेशन है और स्टिल वी हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज, बट वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी आर होपफुल। होना क्या चाहिए आपके ख्याल में? गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ बच्चे करते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि इफ़ यू सपोर्ट पीपल तो वो आगे आएंगे और काम करेंगे, और अब ये काम शुरू हो गया। मेरे ख्याल में ऐसे प्रोग्राम्स भी लॉन्च होने चाहिए कि जिसमें तलबा को स्कॉलरशिप बेस्ड या फ्री या तो फ्री में ऐसे आईटी रिलेटेड कोर्सेज कराने चाहिए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है और वो करना चाहते हैं, टैलेंटेड भी हैं, लेकिन इतने इतने महंगे कोर्सेज हैं 6-6 महीने के, और उसमें अपडेट भी रहना पड़ता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो सवाल एक सारे कर रही थी जो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे नज़र आया वो ये था कि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप भी माशाल्लाह पीएचडी कर रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे पीएचडीज़ को भी नौकरियां ढूंढते हुए देखा है। एक तो इन पीएचडी इन इकनॉमिक्स था और मेरे सामने 25,000 रुपये की नौकरी कर रहा था मैं, तो मेरा दिल बड़ा था, दुआ की मैंने उसके लिए कि अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हैं नौजवानों के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ की तादाद कम है, लेकिन इफ़ यू आर सर्चिंग, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग तो बाहर काम मिल जाएगा। बिल्कुल, मतलब इस दौर में आप एआई के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में बैठे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी कोई लेक्चर सुनना है तो मैं अपने घर में बैठ के यूट्यूब से सुन सकता हूँ। तो सीखना और रिसोर्सेज, इसकी लिमिटेशन पिछले दौर में हुआ करती थी, अब वो कम है। और मैं $1000 अब ऑनलाइन इतना कुछ आ गया है कि आप घर बैठे पाकिस्तान में बैठ के आप अमेरिकी डॉलर्स भी कमा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे शो पर आए, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि उम्मीद की बातें सुनने के बाद दुनिया को मालूम पड़ा होगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी एआई में पीएचडी कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम भी उसका इस्तेमाल करें और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। जिस तरह इनकी ऐप बनाई है, यकीनन ऑल द बेस्ट टू यू। उम्मीद अल्लाह करे कामयाब हो। एक ब्रेक लेते हैं सर। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, मुझे क्वेश्चन मिल चुका है और मैं तलहा के बराबर अब आ चुकी हूँ और मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच कैमरामैन जिन्होंने मुझे बताया। मेरे बराबर आने का जितना शौक है ना, नहीं मैं एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं बैठी हुई थी। खैर मैं अब आपको आगे बस चले मैं खुद छोटा हो जाऊं, लेकिन बस नहीं चल रहा। चलिए तला आप बड़े ही रहे, कोई मैं मसला चाहता हूँ नहीं आप बड़ी हो जाए मुझसे और मैं टीम पे ये आपकी मोहब्बत है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है, जबकि रवां साल की थीम प्लास्टिक आलूदगी से बचाव है। आखिर ये प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी को किस तरह से मुतासर कर रहा है और इसके बचाव के हवाले से हमें क्या करना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है? यकीनन बहुत ज़रूरी है कंट्रोल करना। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज मेरी नज़र में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सब्जेक्ट और कंसर्न है। खतरे की घंटी है, तलवार लटक रही है। डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ मौजूद है कमांडर रिटायर्ड सलाउद्दीन गाजी साहब, जो कि हैं WWF से। न सिर्फ WWF से, माशाल्लाह से आपने नेवी में सर्व किया है और आपको मरीन एनवायरनमेंट के ऊपर आपकी खुसूसी दिलचस्पी, तालीम भी आपने उसी हवाले से हासिल किया है। गाजी साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। अब जिस तरह हमने रिपोर्ट देखी कि प्लास्टिक के ऊपर बड़ा कंसर्न है, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डेटा मौजूद है उसके मुताबिक 6000 के करीब प्लास्टिक के कारखाने मौजूद हैं, काम कर रहे हैं प्लांट्स, जिनकी रेगुलेशन उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, और ख़तरा ये जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये 6000 से 60,000 हो जाएंगे और इनको कंट्रोल करने वाला, रोकने वाला कोई नहीं होगा। मरीन लाइफ के ऊपर आपने माशाल्लाह इतनी रिसर्च की है, आपको मालूम है सर, हम हर किस्म का कचरा समंदर में फेंक रहे हैं, सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो, सनती फजला हो, बिना परवाह किए। इस वक्त आपकी नज़र में
हम जो अपने समंदर के साथ, अपनी हवा के साथ, अपनी ज़मीन के साथ कर रहे हैं। चाहे एक और रिपोर्ट ये भी थी कि कींझर से लेकर कलर कहार तक जितने भी तालाब हैं सबके अंदर प्लास्टिक, बायो प्लास्टिक मौजूद है। हम जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर बायो प्लास्टिक मौजूद है। रोशनी डालिए कमांडर साहब। जी तलहा, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने इम्पोर्टेंट डे के ऊपर और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मुझे मदऊ किया। बेसिकली जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का मकसद यही है कि हमारे दरमियान में जो हमारी डेली लाइफ है और उसमें हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसमें हम जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के आम इस्तेमाल में लाते हैं, उसमें हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि उसकी क्या उसके नुकसानात क्या हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जैसे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हमेशा हर साल एक थीम दिया जाता है और इस साल का जो थीम है वो सॉल्यूशंस टू टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन है और उसकी जो कैंपेन है, अंदर एक कैंपेन है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो प्लास्टिक का जो हमारे ज़िंदगी में एक मुसलसल एक हिस्सा बन गया है और आप ये कह सकते हैं कि वी आर स्विमिंग इन प्लास्टिक्स। अगर हम ये देखें कि 1950 से लेकर 1970 तक जो प्लास्टिक प्रोड्यूस किया गया वो एक कंट्रोलेबल अमाउंट के अंदर था, यानी आप समझे कि 20 मिलियन टन्स तक प्लास्टिक था। फिर 1970 से लेकर 1990 तक ये अमाउंट जो है वो ट्रिपल हो गई और अब 1990 से लेकर टिल टू डेट आप ये समझे कि ये 230 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, या लाइक 400, पूरी दुनिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ग्लोबली 460 मिलियन टन्स जो है वो प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है। यानी आप 1950 से लेकर आप अभी आज तक देखें कि कितनी तेजी से, और ये 460 मिलियन टन्स जी, और ये 20 मिलियन से बढ़ा है 1950 से। इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं हुई जितनी तेज़ी से इसका इस्तेमाल हुआ। अब इसके अब ये हमारे अल्टीमेटली जो हमारे ये ओशंस के अंदर जो है ये जाके गिरता है, क्योंकि बहुत सारा ट्रैश जो है वो रिवर के अंदर, जो एक सिटी का ट्रैश है और ये रिवर्स के अंदर आता है और फिर रिवर से ओशन में आता है और ओशन में ये हमारे फूड चेन का भी हिस्सा बनता है। तो अब अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें कि पाकिस्तान के अंदर जैसे जो सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट के अंदर प्लास्टिक के अंदर जो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है 14 से 16,000 टन्स डेली के हिसाब से, उसके अंदर प्लास्टिक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब असल में इसको समझने की ज़रूरत है कि इसके कितने जो है सर, इसको समझने की ज़रूरत है कमांडर साहब कि हर इंसान की एक जिम्मेदारी अब बन गई है, क्योंकि हमने जिस स्टेज पे अपने इस प्लैनेट को ले आए हैं, जितना नुकसान हमने पहुंचा दिया है, अगर हर इंसान ने मिलकर इसका मुकाबला नहीं किया, अपना किरदार अदा नहीं किया, आप अपने प्लास्टिक को अलग करें, अपने शीशे को अलग करें, अपने सॉलिड वेस्ट को आप ऑर्गेनाइज करें और उसको रिसाइकलिंग की तरफ लेके जाएं, क्योंकि हम अभी तक रिसाइकलिंग की तरफ नहीं गए। कैसे पॉसिबल? इंडिविजुअली आप मुझे बताइएगा, ये बात ये पता पहली बार नहीं कर रहे, ये तो हम कई बार कई लोगों को सुन चुके कहते हुए कि प्लीज़ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम से कम करें, ऐसे ना फेंकें, इस्तेमाल ना करें, रिसाइकिल होना चाहिए। हो क्यों नहीं रहा, इसकी वजह क्या है? इसकी देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देके समझाऊं कि अगर इस लेवल तक अवेयरनेस हमारी आ जाए और हम ये समझना शुरू करें, और ये राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल जो है इसकी ज़रूरत है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि हम अपने घरों में रहते हैं, आपने देखा है कि रोज़ाना एक सिस्टम है कि स्वीपर आता है और वो जितना भी वेस्ट है वो कलेक्ट करके ले जाता है। कभी आपने देखा है कोई शायद वो कभी वीकेंड पे या कोई हॉलीडे वाला दिन मिस कर देता है कभी, तो वो जो नेक्स्ट डे होता है उसमें और ज़्यादा वेस्ट जमा हुआ होता है, और वो डिफरेंट किस्म का वेस्ट होता है, उसमें वेट वेस्ट भी होता है, ड्राई वेस्ट भी होता है। फिर अगर आप ये फ़र्ज़ करें एक कोई 4-5 दिन जो है वो स्वीपर नहीं आया और वो वेस्ट आपके घर में जमा होता जाए, और आप सोचें कि वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, और लेट्स एज्यूम कि वो उसमें हफ्ता गुजर जाए, 10 दिन गुजर जाए। यही मिसाल हमारे चाहे वो लैंड हो या ओशन हो उसकी है कि हमारा प्लास्टिक जो है जो इतनी आसानी से डिग्रेड नहीं होता, और ये सेंचुरीज़ और सेंचुरीज़ समंदर में या लैंड में जहाँ पर भी है वहाँ पर इट परसिस्ट और वो वहाँ पर मौजूद रहता है। तो ये एक बेसिक अवेयरनेस है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक जैसे सैरिश ने पूछा कि इसको किस तरीके से हमें कंट्रोल करना, अगर मैं आपको इसको वन लाइनर में बताऊं और इसको फिर हम इसके ऊपर जितने लिटरेचर्स को बना लें, वो अब उसमें ये कि एक चीज़ को रोकना है और एक चीज़ को बढ़ाना है। रोकना किस चीज़ को है? रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट। आपने इसको
रिड्यूस करना है कि जितना भी यूज है आप उसको कम से कम करें। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की अपनी भी है कि हमने गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी हुई, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ। चाय की थैली तक जो है वो प्लास्टिक में मिलती है। पॉज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमारी जो फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज है शहरी रहमान साहिबा का ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ़ किया था कि पिछले साल पाकिस्तान ने को 80,000 टन हैजर्डस वेस्ट इंपोर्ट किया है बाहर मुल्कों से। जो खतरनाक तरीन वेस्ट होता है ना, जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, हमें जरूरत है उसकी, असल में हमें जरूरत नहीं है। हमें वो पैसे देते हैं कि भाई हमारे मुल्क में हम कचरा नहीं रखना चाहते, आप पैसे लो, हमारा कचरा मंगवा लो। तो कमांडर साहब ये है बहुत सारे मुल्क जो है वो इंपोर्ट करते हैं। जैसे मैं स्वीडन में मैंने मेरी ग्रेजुएशन हुई, तो वहाँ पर जितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, नॉर्वे, वहाँ पर ये जो वेस्ट कलेक्शन का और रिसाइकलिंग का बहुत अच्छा निज़ाम है, क्योंकि वो जो वहाँ हीटिंग सिस्टम है वो भी वो वेस्ट को बर्न करते हैं। तो अब वहाँ क्योंकि आबादी कम है तो वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो वो दूसरी दुनिया से वो इंपोर्ट करते हैं, इवन चाइना से भी करते हैं। तो ये एक बिजली बना रहे हैं, कचरे से बिजली बनाते हैं, बहुत मिलेगा। हम कलेक्शन ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं जिस बात पे, जैसे मैं आपसे कह रहा था ना कि जो वन लाइनर है कि हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करने की, एक चीज़ हमने रिड्यूस करें कि वेस्ट, और दूसरी इंक्रीज क्या करनी है, इंक्रीज हमने 3 चीज़ें करनी है। एक कलेक्शन है और सेपरेशन है कि हमने उसमें प्लास्टिक को अलहदा कर लें कि, और तीसरी चीज़ है रिसाइकलिंग। तो अगर आप ये कहें कि एक चीज़ को रिड्यूस करना है और एक चीज़ को इंक्रीज, तो अब इसको कैसे करना है, उसके लिए मैकेनिज्म है कि हम रिसाइकलिंग मेथड्स को बेहतर बनाएं। अब जैसे अब WWF है, हम लोग जो क्या कर रहे हैं कि हम लोग ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके जो पैट बॉटल्स हैं उनकी जो रिसाइकलिंग का जो है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मोर देन 30-40,000 टन्स पैट बॉटल्स जो हैं यूज़ हो रही हैं डिफरेंट इंडस्ट्री में, उसको हमने मॉनिटर किया है। यानी उसके फ्लेक्स बन जाते हैं और वो फ्लेक्स जो हैं वो फिर यान में और फिर वो फर्दर रिसाइकल होते हैं, दूसरे बॉटल्स बनाने में जो होते हैं। प्लास्टिक जो हम लोगों को मिलता है उसकी क्वालिटी से पता लग रहा होता है कि इतना गंदा प्लास्टिक है। ये जो शॉपिंग बैग्स है जगह जगह पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि गाय भैंसे भी कचरों में से प्लास्टिक शॉपर्स खा रही होती हैं, मतलब इंसान ही नहीं खा रहे जाते। और इसमें सबसे अनफॉर्चुनेटली ये कि लोगों को ये पता नहीं होता कि कुछ मटेरियल से जो प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे चिप्स की वो हैं, और वो प्लास्टिक जो होता है वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल और उससे जो नेचुरल गैस जो होती है उससे बनता है, तो वो काफ़ी डेंजरस होता है। वो उसके साथ मिलके जो है वो भी रिसाइकलिंग और इस सारे प्रोसेस के अलावा जो ज़रूरत है वो है ग्रीन करने की भी पाकिस्तान को, क्योंकि जब तक हम पौधे नहीं लगाएंगे हमारी आबो हवा भी साफ़ नहीं होने वाली। तो ग्रीन पाकिस्तान की जानिब एक और कदम है। अब IT और टेलीकम्युनिकेशन के आलात को सोलर टेक्नोलॉजी के जरिए रन करने का मंसूबा तैयार किया गया, जिससे ना सिर्फ ईंधन की बचत होगी बल्कि ये अमल माहौलियाती आलूदगी में भी बड़ी कमी का सबब बनेगा। अगर आपने अपने शहरों में टेलीकम्युनिकेशन के लिए मौजूद जो पोल है वो देखे हैं तो उनसे भी आपको पता होगा कि उन्हें चलाने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है और फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ये तमाम आलात को सोलर पर कन्वर्ट किया गया। जिस तरह ने पहले कहा कि भाई सोलर पर आ जाएं मुझे दुआएं देंगे, तो अब शुक्र है इस तरफ काम हो रहा है और किया जा रहा है। इसी मामले पर रहनुमाई के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब हारिस महमूद साहब, जो कि CEO हैं यूनिवर्स सर्विस फंड वजारत IT के। तो उनसे तलाम मजीद बात करते हैं। वेलकम सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, देर आयत दुरुस्त आयत, वी आर हैप्पी कि आपने इतना अच्छा इकदाम उठाया, लेकिन डोंट यू थिंक कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था? हारिस साहब, कैन यू हियर मी? अच्छा, इस्लामाबाद स्टूडियो से मैंने ज्वाइन करना है, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है और हम कोशिश करें जल्दी से हमारा राब्ता। आपकी जो ग्रीन पाकिस्तान या फिर पूरी दुनिया में ग्रीन का वर्ड यूज़ होता है वो इसलिए किया जाता है सरिश कि हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम कर दें। हम तेल से, गैस से और कोयले से जब बिजली पैदा करते हैं तो हम माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और अखराज होता है, धुआं निकलता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होता है। इसीलिए ऑल्टरनेट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल फ्यूचर बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक तो रिसाइकलिंग, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे अपने कचरे की, साथ साथ
सोलर से हम सूरज से बिजली बनाएं, पानी से हम बिजली बनाएं, हवा से हम बिजली बनाएं, ये सब पॉसिबल है। और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 30-40 साल पहले आ चुकी थी, दुनिया ने इम्प्लीमेंट कर दी थी, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। हम लेट हैं, हमें इसमें ज्यादा भाई इस मेहनत पर जब करने तक की जरूरत फाइनल है। पेनल्टीज नहीं लगेंगी तब तक आवाम ने भी नहीं सुधरना। वो काम वो भी करते रहेंगे, प्लास्टिक का बेजा इस्तेमाल, और पौधे लगाने की जहमत नहीं करेंगे, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ हारिस नहीं साहब आ रखेंगे। गए हैं। हारिस साहब आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तलहा का आपसे सवाल था, देर आए दुरुस्त आए, ये काम पहले होना चाहिए था जो अब आपने किया है। हारिस साहब को आवाज नहीं आ रही। हारिस साहब आप हमें सुन सकते हैं? इस्लामाबाद बहुत दूर नहीं है, पाकिस्तान से बाहर नहीं है, अमेरिका कॉल मिल जाती है। प्रोड्यूसर साहब कोशिश करेंगे राब्ता जल्दी बहाल हो। तब तक हमारे साथ बैठे हुए जनाब कमांडर साहब। तो कमांडर साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो पढ़ाई के लिए आप गए, आपने वहाँ से जो भी पॉलिसी सीखी समझी, ये रिसाइकलिंग को लेकर या फिर इस सारी चीज़ों को मरीन बेहतर लाइफ के करने ऊपर के लिए, स्टडीज हाँ, किए हैं हाँ, उन्होंने। मरीन marine लाइफ life। तो उसको आपको मालूम है, बनाने हमारी के मरीन लिए लाइफ आप तो क्या बेचारी। मेरीन लाइफ तो आप समझे कि मेरा फेवरेट ज़ाहिर है वो सही। लेकिन इस मेरे वक्त जो- चाइना ने अब इजाजत दे दी है हमारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने की, तो ये मैं हाँ बड़ा खुश हाँ, हुआ ये खबर सुन fisheries के, का बड़ी अच्छी खबर बिल्कुल, थी ये। ये अभी एक चाइना ने बड़ी इसमें अलाउ development। किया है। और इसमें देखें जो मेरीन लाइफ का आप ये समझे कि जो ओशंस हैं वो तो 71% है पूरी प्लानट के अंदर जो है जी ना। हाँ। तो उसमें एक अंग्रेज़ी की एक कहावत भी है जिसमें वो कहते हैं कि जब पूरा 71% ओशन है पूरी, तो इसको अर्थ क्यों कहते हैं। तो वो अब कहने का मकसद ये है कि अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है ना, हमारी जो मेरीन लाइफ है, स्पीशीज़ तकरीबन 800 स्पीशीज़ हैं जो इम्पैक्ट हो रही हैं। और जो इसके अंदर और 52% टर्टल्स जो हैं ये इससे मेरीन के जो ये डेब्रीज हैं और ये मुतासर हो पॉलीथीन रहे हैं बैग्स हैं इससे होते, क्योंकि ये बेसिकली ये मिस लीड कर जाते हैं उससे कि ये जेलीफिश हमने है तो तो ये वो भी सुना जाहिर- है हो कि जाता है। 90% जो समुद्री हयात है वो डेथ भी उनकी हो जाती है, इसी वजह से खत्म हो जाती है। वो ये जो हम सारा बिल्कुल। आलूदी। खैर हारिस साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हारिस साहब आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल, हल्का सा पता चल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। जी हारिस साहब अस्सलाम वालेकुम। चले हम जोर से बोलते हैं। हारिस साहब आपकी आवाज हमें आ गई है, प्लीज टेल अस। दे से बेटर लेट देन नेवर, लेकिन अच्छा कदम उठाया है सर। मुझे आपकी जी हारिस साहब आवाज कहिएगा, सुन नहीं पा देर रहा था। आयद दुरुस्त आयद काफी मतलब पहले हो जाना चाहिए था। अगर अब आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया तो बड़ी अच्छी बात है। इस पर कहिए, क्या कहेंगे आप? आई एम सॉरी, आई कांट हियर यू। आपकी आवाज फिर बिल्कुल नहीं आ हारिस रही। अब हारिस साहब आपको मेरी आवाज आ रही? मेरे ख्याल में टेक्स्ट मैसेज करना पड़ेगा आपको। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है ना टेक्निकल डिफिकल्टी दूर करके आई थिंक वी शुड कंटिन्यू। प्रोड्यूसर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, आप उनसे राब्ता बहाल कीजिए, फिर इंशाल्लाह वापस आके बात करते हैं। ब्रेक नाज़रीन लेते स्टे हैं। विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। मास्टर फ्रेम में आप देख चुके हैं कि लेजेंड अदाकार फैसल काई साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, उनको हम वेलकम करेंगे। फैसल भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। यकीनन आज आपसे हमें बड़ी काम की गुफ्तगू करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछनी है, लेकिन बिफोर वी कम टू यू, एक हमारे साथ मेहमान हैं जो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और हम बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने टेलीकॉम टावर्स हैं उनको सोलर एनर्जी पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये प्लानिंग कर ली गई है, जो कि बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हारिस साहब हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम इस्लामाबाद। हारिस साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आई होप यू कैन हेयर मी ना। आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी तो। हारिस महमूद साहब, ये मुझे बताइए प्लीज़, बेटर लेट देन नेवर, देर आयत दुरुस्त आयत, ये ख्याल आपको आ गया? डोंट यू थिंक कि आपको ख्याल थोड़ा पहले आना चाहिए था सर? थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। जो अभी आपने बताया कि टेलीकॉम है उनको सोलर पे मुंतकिल करने का जो एक प्लान है, ये ऑलरेडी प्लान गवर्नमेंट ने आज से कोई अप्रॉक्सीमेटली 3-4 साल पहले डिसाइड किया था कि जितने भी हमारे टेलीकॉम टावर्स हैं उनकी जो प्राइमरी सोर्स है वो सोलर पे होनी चाहिए। और इस टाइम पे जितनी भी गवर्नमेंट की सब्सिडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ IT यूनिवर्सल सर्विस फंड थ्रू की हुई है, उसमें 97% ऑफ द टावर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15% ऑफ द टोटल टेलीकॉम टावर्स ऑफ पाकिस्तान इस टाइम पे ऑलरेडी सोलर पे हैं। और वे फॉरवर्ड ये है कि कोई भी फ्यूचर में कोई भी टेलीकॉम का टावर या टेलीकॉम का कोई इक्विपमेंट लगेगा, उसकी प्राइमरी सोर्स वुड बी सोलर। सो हमारी कोशिश ये है कि आइंदा जो फाइबर के नोड्स भी लग रहे हैं वो भी उस पर प्राइमरी सोर्स सोलर हो, ताकि ये ग्रीन टेलीकॉम की तरफ हम जा सकें, क्योंकि ग्रीन टेलीकॉम इज़ नॉट एनी ऑप्शन एनी मोर, इट्स अ डिलिबरेट चॉइस वी हैव टू मेक फॉर अ बेटर फ्यूचर टुमारो।
तो हारिस साहब, अभी आप लोगों का प्लान क्या है? इस प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने काम शुरू किया है, इनिशिएटिव तो आप लोगों ने लिया है, क्या सोच रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि मुल्क भर में ये सिस्टम जो है भी ऐसे हो जाए और बिजली की बचत हो। हमें तो इतने लंबे लंबे बिल्स आते हैं, गर्मी आती है, हमें पता होता है कि बस तूफानी बिल्स के लिए हमें तैयार होना है, और लोड शेडिंग अलग प्रॉब्लम है। ये आप बिल्कुल एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडस्ट्री को अपना एक रोल प्ले करना पड़ेगा। जिस तरह टेलीकॉम साइड पे गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है, सो आई एम श्योर दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशंस या दूसरी इंडस्ट्री हैं वो भी इस पे सोच रही हैं, बिकॉज क्योंकि नॉट ओनली ये बिल्स का मसला है, बट ऑल्सो जो हमारी डिकार्बनाइजेशन की तरफ है और जो हम क्लाइमेट चेंज की तरफ से हम इफेक्ट हो रहे हैं। आपने देखा होगा लास्ट ईयर फ्लड्स में तकरीबन ओवर 8 मिलियन लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं, 2000 से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। सो इट्स नॉट जस्ट ओनली टेलीकॉम, आई थिंक वेर एवर जहाँ पे पॉसिबल हो सके वी हैव टू गो ग्रीन। Haris Mahmood साहब, you are the CEO of Universal Service Fund, Ministry of IT and Telecommunication. क्या मकसद है सर इस फंड का, मुझे बताइए, क्या करता है ये फंड? हारिस साहब कहिएगा, ये जो आप लोगों का फंड है यूनिवर्सल सर्विस फंड, जिसके आप CEO हैं सर, हाँ, ये क्या करता है फंड? थैंक यू सो मच। हारिस महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में ही कोशिश होगी कि जितने भी ये टावर्स हैं इनको सोलर पर शिफ्ट कर दिया जाए। बिजली बचेगी, जब बिजली बचेगी तो हम लोगों को शायद ज़्यादा मिलेगी, तो फिर लोड शेडिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तला ठीक है नहीं? यस एंड आई एग्री। और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तुर्किया के दौरे पर है। हम सगीर रामी से हम शुरू में बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम पर, तो उन्होंने बताया कि एक्सपेक्टेड है कि सोलर की कुछ एग्रीमेंट्स होंगे और हमें ज़रूरत है कि हमें सोलर का इक्विपमेंट सस्ते रेट पे प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान में तो हम बनाते नहीं है, इंपोर्ट ही करना पड़ता है। तो तुर्किया से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें सस्ते रेट में मिल जाए, क्योंकि सोलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिजली के बिलों से बचने के लिए सोलर पर जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोलर को अफोर्डेबल रेट्स पर भी लेकर आना आवाम के लिए वो भी उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल जनाब। और इसके बाद हमारे ज़बरदस्त मेहमान जो हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, फैसल काजी साहब, और माशाल्लाह से वैसे ही स्लिम, ट्रिम, स्मार्ट और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और यकीनन एक सेलिब्रिटी है, एक लेजेंड है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। फैसल काजी साहब, थैंक यू तो आप आए हमारे शो पे। अब सर काफ़ी गायब से लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, पहले तो मुझसे गलती हो गई ना, बहरिया टाउन से बाई रोड आ गया। नहीं अगर आप थोड़ा सा पीछे हो तो अच्छा, आप इनकी शक्ल देखना चाह रहे हैं? हाँ। इनको शौक है मेरा सिग्नल काटने का। इनको मैं सर तक देखना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी खुश नसीबी। पता है क्या, चमकता हुआ वैसे ही नजर आ जाता है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? उनका नसीब ऊपर तक चमक रहा है। अच्छा दूसरी बात है कि ये ट्रेंड बन गया है आजकल। अच्छा, मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी इस तरफ जा रहे हैं? सोच रहा हूँ जाते हुए उस तरह करवा लूँ, हो सकता है। अच्छा। हो सकता है उस तरह, वरना इस तरह। आपके फैंस शिकवा कर रहे हैं आप नजर कम आ रहे हैं। भाई फुर्सत में इतना मसरूफ़ कर दिया गया हूँ कि काम करने का वक्त ही नहीं। क्या करें? काम करने वाले कोई गेम खेल रहे हैं? एक गेम तो खैर सभी खेल रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। आपके साथ कोई गेम खेल रहे हैं? कोई मेरे साथ देखिए, गेम उसके साथ होती है जो कोई वर्थ रखता हो, कोई सुपरस्टार हो, कोई बहुत ही कोई बला हो, कोई तोप हो। मैं एक परफॉर्मर हूँ यार, आई एम जस्ट अ कॉमेडियन। आप मेरिट पे पूरा उतरते हैं ना सर, तो आप लॉबी का हिस्सा नहीं बन पाते। अब ये बातें आप करें, मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मुझे बताइए, मैं राइट और रॉन्ग। देखिए मैं आपको बताऊँ, तलहा बात यह है कि जब आप पर्सनल पसंद नापसंद पे जाते हैं ना, तो पर्सनल नापसंद और पसंद में पर्सनल, जिसमें आप पूछते नहीं किसी से कि यार इसकी ज़रूरत तो नहीं है, अपने खुद ही फैसला, खुद ही जज, खुद ही अपना प्रोड्यूसर है, खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही राइटर है, खुद ही फैसला करने वाला खुद ही, तो ये ज्यादती नहीं, जुल्म है। जुल्म, बर्बरियत मेरे साथ नहीं, उसके आदमी के साथ नहीं, उस आर्टिस्ट के साथ नहीं, इंडस्ट्री के साथ। एक मिनट, मैं आपको एक बात बताऊं फैसल साहब, अभी आप बिल्कुल ये ठीक बात कह रहे हैं। आजकल मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के बच्चे हैं जो कि हमें मेन लीडिंग रोल्स में नजर आ रहे हैं, जिनका कोई एज सच आई डोंट थिंक सो कोई बैकग्राउंड है उस तरह का कि उन्होंने पहले काम किया, चाइल्ड स्टार थे, काम सीखा, फिर आए। जब इस तरीके से इंडस्ट्री चलेगी तो जाहिर सी बात है कि जो लोग लेजेंड्स हैं, एकेडमी का दर्जा रखते हैं, उनकी जगह कोई और ले लेंगे इस तरह के लोग।
देखिए जब मैरिज का कत्ल होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन बचपने से देखते आ रहे हैं बच्चों के रोल्स बड़े बड़े किरदार ने निभाए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि बाद में हीरो भी आए, नहीं चले वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बचपन में बहुत अच्छे चाइल्ड एक्टर के हिसाब से या उस हैसियत से काम किया, बड़े बड़े सीरियल्स में किया मैंने, मुझे याद है। और उनमें से कई बच्चे फेसबुक पे आते हैं, देखता हूँ यूट्यूब पे कि आप कल ये देखा था आपने, आज वो ऐसे हो गए। तो देखें तलहा, बात ये है कि मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो कहीं ना कहीं कोने कुतरे में जाके कुछ ना कुछ छोटा मोटा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि आपको अगर लगता है कि ये इंसान डिज़र्विंग है, आपको लगता है कि ये इंसान यार कुछ बुरों में बेहतर बुराई है, तो यार उसको, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने समेत उन सब बड़ों के लिए जो सीनियर्स, में नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े काबिल एहतराम हैं, हम उनके पैरों की जूते भी नहीं हैं। अभी अयाज भाई आए थे मेरे ख्याल से आपके शो में, तो वो मैं आज यूट्यूब पे आपको देखूंगा वो एपिसोड, अयाज भाई से परसों ही मुलाकात हुई मेरी। ये वो सीनियर्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कैसेट बिकवाया ना, गानों के अलावा कॉमेडी का कैसेट, या तो उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, अयाज खान साहब, इन लोगों के कैसेट्स आते थे, और मैंने रिक्शों में, बसों में, घरों में, पड़ोस में से आवाज़ें आ रही होती थी इनकी। अयाज भाई ने तो वो घुंघरू इनके बड़े मशहूर थे, ये इंट्रोड्यूस किया था, आप आंख बंद करके सुने तो लगता था वाकई घुंघरू बजा। ऐसे ऐसे टैलेंट है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, क्या हो गया ऐसा क्या हो गया? कॉमेडी तो बिल्कुल ही आप बताएं ना कुछ प्लीज, ऐसा क्या हो गया? पता नहीं ये वही हो आप गया खामोश क्यों नहीं, मैं बिल्कुल इसलिए खामोश हूँ कि ये माइंडसेट हमारा चेंज होना चाहिए जो नहीं हो रहा। एक तो मुल्की हालात इस तरह के हैं कि बस वो पर्ची सिस्टम कोई बस पर्ची आगे नहीं पर्ची, मैं आपको पर्ची वाहिद शोबे से पर्ची नहीं चलती। अच्छा, पर्ची नहीं चलती ना, वो तो फिर क्या दिख चलता है? वो ना कैमरे पे दिख जाता है। लॉबी चलती है। हाँ ये कह सकते हैं, मैंने कहा ना जाती पसंद नापसंद अंग्रेजी में लॉबी ही कहते हैं। और कॉमेडी तो बिल्कुल ही मर गया फैसल भाई। अब जाहिर है कॉमेडी करने वाले जिंदा नहीं तो कॉमेडी कहाँ से जिंदा रही? अब पैदा क्यों नहीं हो रहे कॉमेडी करने वाले? इसलिए कि आपने बैकअप नहीं रखा। आपके पास जो नज़र आया कि यार ये बेहतर है, ये जो हमें नहीं रहे, जिनको वो पसंद करते थे, और बहुत से कॉमेडियंस हैं जो थिएटर भी कर रहे हैं, जो टीवी भी कर रहे हैं, एक्टर्स भी, बड़े अच्छे अच्छे बोलने वाले, लिखने वालों को जानता हूँ, अनवर भाई ने जिनकी तारीफ़ की है, सपोर्ट किया है, उनको मौका नहीं मिल रहा। तो मैं और आप क्या है यार? वही बात है ना, माइंडसेट ही नहीं चेंज कर रहे हैं आप अपना। बैकअप नहीं बनाते। पड़ोसी मुल्क में दुनिया से चले गए राजू श्रीवास्तव, बहुत बड़े कॉमेडियन थे और उमर शरीफ साहब के शागिर्दों में से थे, मैं उनके बहुत शागिर्द थे। जब वो ज़िंदा थे तभी उन लोगों ने कपिल शर्मा को रेडी कर दिया था। आप देखो ना, आप इंडस्ट्री कहते हैं तो उसको समझे भी, इंडस्ट्री जो है वो फिर चलाई जाती है, इंडस्ट्री को वक्त दिया जाता है, इंडस्ट्री पर नज़र रखी जाती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा किसी के साथ। मैं क्या कहूँ, देखें अल्लाह ताला कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे, लेकिन मुझसे भी गलतियाँ हुई, मैं एतराफ़ कर चुका, मैं उनको ठीक कर चुका, मौका मिले तो ठीक कर चुका, दिखाऊं, मौका मिले तो दिखाऊंगे, हमें ठीक कर ली, मौका नहीं मिल रहा, मिल जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि मैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं बहुत जल्द बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बिलाशुबा। लेकिन काजी साहब, मेरा दिल तो इस पे भी रोता है कि आजकल काम का कंटेंट बन भी नहीं रहा। आजकल वही लव स्टोरी, वही ट्रायंगल, वही हराम रिश्तों को हलाल करना। मैं काफ़ी वक्त से काजी साहब ये शोर मचाता आया हूँ, आगे यार ससुर बहू पे लाइन मार रहा होता है, ये कैसे ड्रामे हैं। और कसम से गुज़िश्ता रोज़ खबर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी कि एक दादा ने पोते का कत्ल इसलिए किया कि बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दे और उसकी बीवी से वो ससुर लड़की का शादी कर सके। तो अंदाजा कीजिए कि हम किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे कैसा आ रहा है। बिला वजह मारा, ऐसे हुक्म ही कर देता, गन पॉइंट पे कर देते तो 6 साल का बच्चा गाजी साहब, अल्लाह माफ़। जाहिर सी बात है। देखिए तलहा, देखिए मैं तो हर चीज़ को, मैं भी अगर मैं बहुत स्ट्रेस लेने लगूंगा तो फिर जो कुछ मैं मुआशरे में
हल्का फुल्का सही मिजाज दे पाता हूँ, वो भी नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए हमको तो बहुत ही एहतियात से अपने खबरों दिमाग को रिलैक्स लेना मुझे होता एक है। बात बताएं फैसल साहब, आप सोशल मीडिया से नाराज क्यों हैं? नहीं, सोशल मीडिया क्या क्या करूँ सोशल मीडिया पे भाई, तो सभी कर रहे हैं। अभी अयाज साहब का आपने जिक्र किया, उस दिन आके बता के गए थे कि मेरा चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करें, मैं उस पर ऐसी चीजें बना के डाल रहा हूँ। वो अच्छा कर रहे हैं तो उनके आप चैनल। नाराज क्यों? आप भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं, मैंने किया हुआ है, लेकिन वो कोई सब्सक्राइब नहीं करता, मैं क्या करूँ? आप बताएं अपना लिंक फैसल बताएं, काजी सब ऑफिशियल है, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह। मैंने अभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, साफ बता रहा हूँ, ध्यान नहीं दिया। मैं अभी आप मेहनत नहीं करना चाहते? नहीं, मेहनत मैंने बहुत की है। इस पे मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, मेहनत मैंने बहुत की है, और मैं कह रहा हूँ ना, इंशाल्लाह बड़ा आप देखेंगे। मुझे नहीं पता वो क्या बड़ा होगा, लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सोशल मीडिया से मैंने एक वीडियो किया था जो कि इतना वायरल हुआ था कोविड में 21 में कि मुझे आनी शुरू हो गई थी। वो लॉक हो गया था व्हाट्सएप ने, मतलब, और उस पर कई बड़ी हस्तियों ने, शख्सियात ने ट्वीट्स भी किए थे। और वो अगर आप दिखा सकें तो दिखा। वो मैंने सोशल मीडिया 4 घंटे के लिए बंद हुआ था, उस पर बोला था, और टोटली तंज था। मैंने मुंह पर मास्क लगा लिया। इस बात में नाराज मत हो ना, मैं तो बचपन से आपको देख रही हूँ। आप भले कहें कि मैं छोटा हूँ या नहीं, छोटी आप बचपन से देख रहे हैं, हम भी उस वक्त बच्चे ही होंगे। अच्छा, नहीं, आप ऐसे ही थे। इतने बड़े पैदा कोई भी नहीं हो सकता दुनिया में, कोई बच्चा इतना बड़ा पैदा हो सकता है तो बच्चे अच्छा, ही मुझे हो गए। बताएं आपने करियर स्टार्ट कैसे किया? करियर स्टार्ट जो है वो तो इत्तेफाक था। एक्चुअली मुझे जो था ना वो बैंकर का था। अच्छा। बैंकर बना। कैशियर तो खैर अब ऐसा भी ना करें लेकिन नहीं, हाँ, जब ट्रेनिंग पे आप होते हैं ना एज ट्रेनिंग, तो फिर आपको हर काउंटर पर बिठाया जाता है, पूरी बैंकिंग सिखाई जाती ब्रांच की। तो मैंने बीकॉम किया 94 में, और बीकॉम 94 में एक ऐसी डिग्री थी जिसको दिखा के रिश्ते तय होते थे। ये इतनी वैल्यूएबल थी, बहुत वैल्यू। मैंने भी वैसे बीकॉम किया हुआ। तो बैंकर बनने का शौक़ था, बैंकर बना मैं, सरकारी बैंक में था, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रख लिया गया। लेकिन फिर 97 में वो गोल्डन हैंडशेक हुआ, तो निकाल दिए गए। वहाँ से निकला तो मैं आज अल्लाह ताला से जब भी मेरी बात होती है अल्लाह मियाँ से, तो मैं अर्ज़ करता हूँ, परवरदिगार आप ही ने बैंक में रखवाया, आप वहाँ से ले आए, आपने अथर शाह खान साहब से ऑडिशन दिलवाया, अल्लाह उनकी कब्र को रोशन करे। वहाँ से आपने हाई जदी करवाया, फिर आपने मुझे मोइन अख्तर साहब से मिलवाया, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद आमीन, आमीन। उनके साथ आपने सचमुच करवाया, वो ब्लॉकबस्टर हो गया। फिर आपने जियो मिलवाया मुझे, जियो पे लेके गए, फिर वहाँ भी। मैं अपने परवरदिगार से, मैं आप लोगों से मैं आज आप लोगों को एक बताऊँ बात, जो मज़ा अल्लाह ताला से अकेले में बात करने में है ना, ये जिस अल्लाह के बंदे ने मुझे दिया है, अल्लाह ताला उसको करवट जन्नत नसीब करे। जो मज़ा है ना इसमें, ये नशा है, ये अगर लग जाए ना तो आपको जाता है। तो मैं ये तरकीब के लिए बता रहा हूँ कि करो, ऐसा अच्छा लगेगा, और बहुत पूरी होती हैं बातें इसमें। तो ये सफ़र कैसा रहा? तो परवरदिगार से मैं कहता हूँ कि अल्लाह मैं तो नहीं आया था अपनी मर्ज़ी से, आप ही लेके आए मुझे। अब मैं कैसा हूँ, आता है नहीं आता, अच्छा है बुरा है, छोटा है बड़ा, आप जाने मैं क्या कर। तो आप यकीन कीजिए कि मुझे अल्लाह ताला वहाँ से देता है जहाँ गुमान नहीं होता। सुभान अल्लाह। और मैं आपके इस शो में, अब आपको पता है, अब आप लोग याद रखिएगा, आपके जो ड्राइवर्स हैं यहाँ पिक एंड ड्रॉप वाले, उनकी एक दिन की सैलरी मुझे दीजिएगा, क्योंकि आपका मेहमान मैं खुद लाया हूँ माशाल्लाह, और बहरिया से बाई रोड आ रहा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या तो बात। बात यह है कि हम जैसा सोचते हैं, जो गुमान करते हैं, हमें वो मिलता है। मेरे दिल में कभी अल्लाह का शुक्र है, मैं बबांगे दोहल सबके सामने, करोड़ों लोगों के सामने ये बात कह रहा हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई न कीना है न बोझ है। अगर किसी के लिए मेरे लिए है तो अल्लाह के वास्ते वो निकाल दे, नहीं निकालेगा तो मेरा क्या कर लेगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे कोई गलती हुई हो। लेकिन पर्सनल वही ज़ाती पसंद नापसंद जो है वो अगले को तबाह करती है, और आपको भी एक वक्त आता है आपको भी तबाह कर देती है। सही है, बिल्कुल आप ठीक मोइन है। अख्तर साहब की इधर बड़ी याद आती है जी, क्योंकि मेरी नज़र में हमने कॉमेडी बनाना ही छोड़ दी उनके बाद, ख़त्म हो गया कॉमेडी, दफन हो गया उनके बाद। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, वो हस्ती थे, शख्सियत उनके लिए छोटा लफ्ज़ है, हस्ती थे
कि जिन्होंने अपने दौर में अपने उरूज में दूसरों को बहुत पुश किया और ये तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, उसका मफहूम ये है कि तुम मेरे बंदों के लिए आसानी कर दिया करो, मैं तुम पे रहम करूँगा। सुभान अल्लाह। उन्होंने इतनी आसानियाँ की हैं कि उन पर रहमतें ही हो गई। सुभान अल्लाह। ठीक है, बिल्कुल। उमर शरीफ साहब, जी हाँ, सिर्फ कॉमेडियंस नहीं, सिंगर्स भी, बड़े बड़े नाम, मैं नहीं लूँगा, बुरी बात है, बड़े बड़े नाम सिंगर्स, और ख़ासकर वो लोग जो जिनके दौर चले जाते थे ना, वो उनको साथ लेके चलते थे। ये मैं बता रहा हूँ, ये दुनिया जानती है, मैं ऐसी बात जिक्र कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, दुनिया जानती है उनका ये नेक अमल जो उनको आखिरत में भी पे कर रहा होगा, यकीन। तो जाहिर है, देखिए मैं आपको फिर बताऊं, तला फिर वो रिक्वेस्ट है कि आपके पास कमी नहीं है, बेशक उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकती, लेकिन अपने अंदर मौजूद लोगों, बासलाहियत लोगों को देखें, को लाएं। फैसल साहब, एक बात ये भी है, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ज़ाती पसंद नापसंद अना ये सारा कुछ होगा, लेकिन मेरी नज़र में वो नियत ही नहीं है वैसा कंटेंट क्रिएट करने की। वो करेंगे तो मौका मिलेगा ना। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा कॉमेडी शो है जो चल रहा है? मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे बताएं ना, कोई ऐसा है ही नहीं। नहीं, मैं ताबिश को देख रहा हूँ, अच्छा शो वो तो एक मतलब अच्छा न्यूज़ बेस्ड उस तरह वो कर रहे हैं ना कि सेलिब्रिटीज को बुला के, ये बात कोई 100 वैसा कोई शो नहीं आया, प्ले नहीं आया, ड्रामा नहीं आया कोई। देखिए यही तो बात है कि हम लोगों में हम लोगों ने अपने हमारी सोच का, हर सोच का एक सांचा है, उसमें जो ढल जाता है वो ढल जाता है। अब दूसरा उससे चाहे उससे बेहतर ना हो या उस तक भी पहुंचा हुआ हो या उस तरह का कुछ हो, किसी भी फील्ड में, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो, सिंगिंग हो, कोरियोग्राफी हो, कॉमेडी हो, राइटिंग हो, कुछ भी हो, वो हमारा जहन एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हम इतना शदीद उसका गलबा इतना शदीद, तो या तो फिर बहुत मुनासिब और अच्छी चीज़ आए। अब देखें ना, हम लोग ये होता क्यों है? इसलिए कि आप दूसरे को लेना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरे एक ज़माने में आपको लेते रहे हैं, ये भूल गए आप। आपका बेस्ट है, आप ढूंढिए, आपको मिलेगा। अच्छा, आपने बेस्ट है की बात किया, ढूंढिए की बात किया। अब हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे टैलेंट हंटिंग के लिए इतने कंपटीशंस होते हैं, तो मैंने या होते ही नहीं है? तो मैंने नहीं, जो होते हैं तो फिर उसमें देखे ना, मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि यहाँ रिकमेंडेशन होती है कि भाई इसको रख लो, जरा ट्राई करो, अच्छा लड़का है, यहाँ ये होता है। इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं जजमेंटल नहीं हूँ, मैं जज नहीं कर सकता, मैं ना जज करना चाहूँगा। लेकिन मैंने अभी ये कहा है, मैंने अर्ज़ किया, अभी किया है कि पिछले वक्तों में पड़ोसी मुल्क ही आप ही की चीज़ें लेके चलाता रहा है, दिखाता रहा है। आज भी उनके कॉमेडी शोज़ देख लीजिए, उसमें अगर आपने मुझे स्टैंड अप में सुना है कभी, तो आपको उसमें बहुत सारी मेरी जिसकी कोई हैसियत नहीं, चिंटी बराबर, ज़रा बराबर एक परफॉर्मर, उसकी बातें भी आपको उनके मुंह से सुनने को मिल जाएंगी। तो फिर हमारे बड़े बड़े ना, अतर शाह खान साहब के कई फ़िक्रे मैंने वहाँ सुने, क्योंकि अतर भाई के ड्रामे तो हमने देखे बिल्कुल, और उनके साथ काम भी अल्हम्दुलिल्लाह किया मैंने। तो बहुत सारे लोग, एक नाम हुआ करते थे ब्लैक एंड वाइट 60s में या 60s में या अर्ली 70s में, मैं पैदा नहीं हुआ था शायद, या हो गया हुआ, तो सलीम छबीला बड़े कैसेट्स थे, उफ, बहुत बड़ा कॉमेडियन थे सलीम छबीला, किसी से पूछिएगा, बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान में उस वक्त वो मशहूर थे। उस वक्त इंडिया में उनके जोक्स सुनाए जाते थे, इतना कैसेट्स। क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज मैं क्या दूं? मैं मैसेज आए दिन करता हूं। आप बिल्कुल ये मैसेज दें ना कि ये जो पसंद नापसंद का खेल है, इसको खत्म होना चाहिए। नहीं, गुड मॉर्निंग तो हो गया सबको, सबने आपको देख लिया कि आप हशाश बशाश नजर आ रहे हैं, फिट हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो मतलब ये ड्रामा क्रिएटर्स को आप वो मैसेज देना चाहेंगे एज एन एक्टर, एज एन कॉमेडियन, कि भाई क्यों नहीं, आप एकेडमी का दर्जा आप भी रखते हैं। नहीं, ऐसा ना कहें, अल्लाह के पहले कम है, जब और पैदा करना चाह रही हैं आप। सिर्फ मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, मैसेज नहीं है। देखिए, फातिमा सुरैया बजिया, अल्लाह ताला उनकी कब्र रोशन करे, अनवर मकसूद साहब,
अमजद साहब, मुन्नू भाई, एक हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने बहुत लिखा, किश्वर अदील जाफरी साहब, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं। लड़कियों में भी अभी मैंने एक लास्ट ईयर एक सीरियल किया है ससुरालीज़, ख़त्म हो गया वो, लेकिन वो एक नई लड़की ने लिखा और ऐसा ऐसा पंच था उसके अंदर, तलहा, यू कांट इमेजिन, कि हिना दिल पजीर थी उसमें, मैं था, सबा फैसल मैम थी, सब हम लोग हैरान होते थे, यार इतना अच्छा मजाक लिखा हुआ, क्या अच्छा। ससुरालीज़ आप लोग ट्राई कीजिए, यूट्यूब पे देखें, देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा भैया, मुआशरे के वो किरदार उठाएं जिन पे भीप ना लगानी पड़े, मुआशरे के वो फ़िक्रे उठाएं जिन पे बीप ना लगे, जो सुनाए जा सके। हर बात पर तो टू लग जाता है, तो टू लगता ही इसीलिए। और मुआशरे के बहुत सारे किरदार, अब ये जो आप बता रहे हैं दादा पोते का, बद किरदार जो है, गंदे किरदार, ये वाला किरदार तो ये तला ने ना बताया उठाना अभी ज़रूरी है। रिसेंटली। बजिया ने भी तो मुआशरे से किरदार उठाए थे, जी तो हाँ। उन्होंने हमें चचेरे ससुर और मुमानी सास का तस्वुर दिया, हमें पता चला रिश्तों का। नहीं, आजकल तो रिश्ते वो ड्रामे बताए चल उन्होंने। रहे हैं जिसमें तला वो कॉन्ट्रैक्ट होता है मियाँ बीवी का। तला वो है, मैं नहीं। हाँ। तला ने तो कह दिया, मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद आपको पता नहीं पीछे कितनी बैशिंग हुई है, थप्पड़ मार दिया बीवी ने शौहर को, थूक दिया उसके मुंह पे, इतना शोर मच गया। वो यही तो कह रहे हैं कि ये गंदी चीजें, जो गंदी रिफ्लेक्शन है सोसाइटी की, उसको ना बनाएं। जो मुआशरे में जो जिस चीज को आपको ठीक करना होता है, आप वही दिखाते हैं ना, कि यार ये ऐसा हो रहा है, ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए तो क्या अच्छा हो। आपने जुमलों में बीप की बात की है, जो करते हुए जो दिखा रहे हैं उस पे भी सेंसर बोर्ड को चाहिए कि अपना कुछ आंखें खुली तो रखे। खुद तो पहले देख लेते हैं, हमें देखने का वक्त आता तो बीप लगा देते, ये तो बुरी बात है जी। यकीनन एक ब्रेक का वक्त आ गया है। वैसे शुक्रिया अदा बहुत करना शुक्रिया चाहिए आपका। काजी साहब का। आप ब्रेक, तशरीफ मेरा लाए। भी ब्रेक है जी सर, जी, आपका भी ब्रेक है। एंजॉय करें बहुत बहुत ज़िंदगी शुक्रिया आपका। आपसे बात करके। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। It was fun having you on the show, sir. Thank you for coming. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। Stay tuned. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और ईद करीब आ रही है, आपने किसी जानवर का सोचा? तला अभी तो मैं अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ, हम लोगों के इलाके में क्या खूबसूरत एक बैल आया है, वाइट कलर का बैल है और ऊंचा लंबा खूबसूरत। मुझे डर है आपकी नजर ना लग जाए उसको, ईद से पहले बेचारा मर ना जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा खैर वो उसको माशाल्लाह तो जिन्होंने- बोले। माशाल्लाह जिन्होंने उसको रखा हुआ था बकायदा, उसके वो ब्रश कर रहे थे उसको बड़े प्यार से। आपका भी दिल चाह रहा था कि आप भी मुझे जाके अच्छा लगा उसे था। ब्रश करें। कभी ऐसा दिल चाहे किसी और के जानवर को देख के कि मैं जाऊं उससे प्यार करूं? नहीं, डर लगता है भाई, आजकल जानवर पता है वो टांग वगैरह मार देते हैं, और आप मैं जरा इतनी बचती हूँ। कमजोर सी हैं, of course। अच्छा जी, अब आपने सोचा वैसे कि आपने क्या खरीदना है? मैं सोच रहा हूँ कि पहले पैसे जमा करूँ फिर खरीदने का सोचूं। अच्छा से वैसे तो इतना घूमने भी जा रहे हैं नाज़रीन, एडवांस में आपको बता रही हूँ। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मुल्क भर में मवेशी मंडियाँ सज गई हैं, जहाँ जानवरों के भाव ताव का आगाज़ हो गया। आम तौर पर हम सुनते हैं कि कोई मंडी से आके बताता है आग लगी हुई है भाई, आग लगी हुई है। क्या है कि ये मंडी क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी जानवरों की मंडी होती है, और कराची की आबादी आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट होने के बावजूद आबादी में कराची से छोटा है, 2-3 करोड़ का ये शहर है, तो यहाँ पर बहुत डिमांड होती है, अरबों के जानवर बेचे जाते हैं। जब लोग बड़ी तादाद में कैश लेकर जानवर खरीदने जा रहे होते हैं, अभी जो एरिया है जहाँ पर मंडी लगती है उसके पास जानते हुए आपको बहुत सारे सुनसान रास्तों से भी गुजरना होता है। जैसे कि एक रास्ता है कराची का नॉर्दर्न बाईपास का रास्ता, जहाँ पर कहा जा रहा है कि आजकल बहुत छीना झपटी हो रही है, लोगों से कैश छीन लिया जाता है, मोबाइल चोरी कर लिए जाते हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, और वहाँ पर पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है सिचुएशन को कंट्रोल करने में। सरिश बिल्कुल, इस वक्त रेट्स भी मैंने जैसे कि बताया आपको कि वो भी आसमानों को छू रहे हैं, खरीदार महंगाई से परेशान है, व्यापारी वो अपने दुखड़े सुना रहे हैं। तो चलते हैं वहीं पर, वहाँ पर खुरम गुलजार मौजूद है मंडी में, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। खुरम बताइएगा।
जी, इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो कि नादरन बाईपास पे लगाई है, 700 एकड़ के रकबे पे कायम मवेशी मंडी। यहाँ पे 48 ब्लॉक्स हैं और 46 जो है वो बिल्कुल फ्री रखे गए हैं। जबकि बताएं कि इस वक्त हम मवेशी मंडी के एक ऐसे ब्लॉक में मौजूद है जहाँ पर एक जानवर ऐसा मौजूद है जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। बैल के इस चेहरे के बिल्कुल आँख के पास आप देख सकते हैं कि अल्लाह का नाम वाज़े तौर पर जो है वो देखा जा सकता है। ये वाइट और ब्लैक कलर का जो ये बैल है और ये इस पे कुदरती तौर पे ये नाम वाजे हुआ है। ये तकरीबन 40 मन के करीब जो है वो व्यापारी का कहना है कि इसका वज़न है, जो कि इनका अपना पाला हुआ जानवर है। चोलिस्तान का ये है और इस बछड़े को इन्होंने इसकी कीमत तो है वो 1 करोड़ रुपए रखी है। मालिक का कहना है कि 1 करोड़ रुपए जो इसकी कीमत उनको देगा, ये बछड़ा ये उनको देंगे। इंतहाई खूबसूरत आप देख सकते हैं कि ये जानवर है। इस तरह इस मवेशी मंडी में बहुत मुतादिद ऐसे जानवर मौजूद हैं, लेकिन ये एक ऐसा जानवर है जिसके चेहरे पे वाज़े तौर पे जो है वो अल्लाह का नाम देखा जा सकता है। वैसे मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है सैरिश उवैस लगारी, वो बैंक में होते हैं और उन्होंने कहा है कि मैं ये जो ना 1 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हूँ ये बैल बछड़ा। अच्छा। उन्होंने मुझे मैसेज किया है अभी और बोला है कि बछड़ा मैं 1 करोड़ में। और मैं ये एक्सपेक्ट करी थी कि आप कह रहे हैं मेरे दोस्त हैं वो बैंक में होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो क्रेडिट कार्ड से जानवर खरीद सकते हैं। क्या मालूम वो फाइनेंसिंग करवा ले। अब 1 करोड़ का बैल खरीदने जा रहे हैं, बछड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो कुछ तो मुश्किल होगी। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है ऐसी कुर्बानी मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगी। बैंक से उधार लेके आप जानवर लेके आ रहे हैं जो हम कुर्बानी कर रहे हैं। एनीहाउ, आगे बढ़ते हैं। उनसा शाह सभी ने देख लिया, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हमने उनको जो मवेशी मंडी उसका नज़ारा भी करा दिया, आपने देखा स्क्रीन पर उनको। तो उनसा मुझे बताइएगा क्या हालात व वाक़यात रहने वाले हैं। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि आग लगी हुई, महंगाई बहुत है, जानवर अब खरीदना जो है ना एक आम बंदे की पहुंच से बाहर है। ठीक ठाक पैसा जमा किया होगा तो आप कुर्बानी कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उनसा आपके लिए 1 करोड़ वाला बछड़ा अच्छा रहेगा। अल्लाह, आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? 1 करोड़ का बछड़ा लेने तो बाकी पीछे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बछड़ा ही आएगा। 100 करोड़ में से 1 करोड़ निकलेगा तो 99 करोड़ बच जाएंगे उनसा। अच्छा, जहाँ तक महंगाई की बात है, देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। अनसर्टेन सिचुएशन रहेगी, महंगाई जो है वो अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं, लेकिन महंगाई जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही। बस ये यहाँ पे जो किस्मत का कार्ड है, डेस्टिनी का कार्ड होता है, तो अवाम जो है वो अल्लाह के आसरे पे है और हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मुझे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो है, इदारे जो हैं वो उनकी अपनी मसरूफियत चल रही है, उनकी अपनी एक्टिविटीज चल रही हैं, उनके अपने जो है वो ट्रिप्स और फंड्स सारी चीजें चल रही हैं, मामला चल रहे हैं, लेकिन अवाम की तरफ उनकी कोई तवज्जो नजर नहीं आ रही। आपके कहने का मकसद ये है कि बजट हमारा इस बार जो आ रहा है वो अवाम दोस्त बजट नहीं होगा? नहीं, देखें, अवाम दोस्त क्या बजट होगा। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, फिर 9 ऑफ सोर्ड्स और डेविल का कार्ड है। इतनी नेगेटिव एनर्जी नजर आ रही है, तो अवाम दोस्त क्या होगा? थोड़ा बहुत एक जाहिरी तौर पे ऐसा फील होगा बजट देख कर के अवाम को बहुत सारी सहूलियात मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स इतना ज्यादा प्रेशर है, अवाम जो है, पब्लिक इतनी ज्यादा प्रेशर में होगी। डेविल की एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमत अपना मफाद देगी, कहाँ पे उनका फायदा है, कहाँ पे उनके लिए जो है वो रिलीफ है, बाकी अवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि अवाम जो है वो बजट देकर बहुत स्ट्रेस में आ जाएगी। अब अवाम के लिए कार्ड निकाले ना, अवाम स्ट्रेस में आके क्या करेगी? शो ऑफ होगा जो है, और सिर्फ जाहिरी तौर पे ऐसा फील होगा कि रिलीफ है, लेकिन अगर हम ये चीज जब अप्लाई होगी तो खुद ही आप देखिएगा कि गवर्नमेंट अवाम जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी का ही सामना करने पड़ेगी। अवाम देखिए डिसअपॉइंट नजर आ रही है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स कुछ भी नहीं करेगी अवाम ने, क्या करना है? हमारी अवाम जो है वो सोई हुई अवाम है, और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। कुछ भी नहीं होगा, बस हर्ट होगी अवाम और खामोशी से जो भी हालात है उनका सामना करती रहेगी। आम खा रही हैं आजकल आप उनसा? जी, आम तो मैं खा रही हूँ और बहुत महंगे आम हो गए हैं अब तो। क्यों भाई? मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में बात की है कि इस बार हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे और आम बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में मिलने वाले हैं। तला ने बताया कि कुछ नुकसान पहुंचा है सैलाब की वजह से, लेकिन आम वाफिर हैं, ठेले भरे हुए हैं, सस्ते मिलने चाहिए। आम तो बहुत है, आम तो बिल्कुल है, लेकिन ये है कि
इस दफा जो है आमों की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें। नहीं, आप उनसा सरौली आम ट्राई करें, अभी मैंने कल ही खरीदा है और आई थिंक सो 110 रुपए किलो, 120 रुपए किलो है। बेसिकली सहरिश नाज़ाबाद के करीब रहती है तो वहाँ पे मंडी करीब है, मैं जीएचए में नहीं रहती ना, डिफेंस में रहने वालों की जगह हवा निकल जाती है फ्रूट खरीदते वक्त। एक्चुअली मैं जीएचए में नहीं रहती, मुझे पता है वहाँ बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं फ्रूट्स। कल ही मैंने मंगवाए हैं आम, सिंदड़ी आम, और 400 रुपए किलो आम। सही कह रही हैं, उनसा डिफेंस में 400 रुपए किलो नहीं होना चाहिए। चाहिए बताइए कि हॉरोस्कोप्स वाले भी देख रहे होते हैं, हॉरोस्कोप्स भी दे दीजिए उनसा प्लीज। जी बिल्कुल। एरीज की बात करते हैं जिनका स्टार एरीज बुलझुमल है, कोई फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। एंगर इश्यूज हो सकते हैं इस हफ्ते, जो है उनको अपने गुस्से पे काबू पाना चाहिए। कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं एरीज वालों की जिंदगी में। जॉब की तब्दीली हो सकती है, शादी की सिचुएशन बन सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है। टॉरस की बात करते हैं, टॉरस बुलसोर के लिए पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, कोई प्रपोजल उनका आ सकता है। शादीशुदा जिंदगी उनकी बेहतर नजर आ रही है कंपेयर करें अगर पास से, और पार्टनरशिप पे अगर वो काम करें टॉरस वाले तो इनके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। जेमिनी की बात करते हैं, हैप्पीनेस आनी नजर आ रही है, खुशियां मिलती हुई नजर आ रही हैं, ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं नजर आ रही हैं, और कोई किसी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी की हेल्प करेंगे जेमिनी। उसके अलावा बस ये है कि काम के हवाले से, जॉब के हवाले से बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। जहां पे भी जॉब अप्लाई करेंगे या कारोबार करने की कोशिश करेंगे तो काफी ज्यादा स्ट्रगल है। जेमिनी के बाद है कैंसर। कैंसर वाले कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कोई नया जो है रिश्ते में आ सकते हैं, कोई नया प्रपोजल आ सकता है, शादी की सिचुएशन बन सकती है, और अलावा कोई मतलब कोई भाई जो है, कोई मेल फिगर जो शादी है, किसी और की बात हो रही हो तला, उसमें मुस्कुरा रहे होते हैं। आप शादी के कार्ड्स बता रही हैं, मुस्कुरा तला रहे हैं। भाई शादी अच्छा काम है, निकाह अल्लाह को पसंद है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई बुराई नहीं है। मर्द को 4 की इजाजत है सहरिश, वो आपसे कुछ 4 की इजाजत है उनसा हमें। अच्छा ये उन मर्द हजरात में से है, उनसा ये उन मर्द हजरात में से जो सोच सोच के खुश होते रहते हैं, कर नहीं सकते। चले अल्लाह ने जब इतने पैसे दिए तो कर लेंगे, अभी गुर्बत की वजह से नहीं कर पा रहे। आप मेरी गरीबी का मजाक ना उड़ाएं। पैसों की वजह से नहीं, अपनी बेगमात से डरे हुए लोग हैं ये, और ये बहाना पैसों का बनाते हैं। ये वो हजरात है, मर्द हजरात है जो किसी और की शादी हुई तो वो भी खुश हो गए, खुद ही खुश हो गए, चलो किसी की तो हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, कम से कम 2 तो होनी चाहिए। अच्छा कम से कम 2 अच्छे रहते हैं। जब इंसान बुढ़ापे के करीब पहुंचता है तो उसको बिल्कुल ये ख्यालात आते हैं कि अब वैसे ही एज निकल रही है तो चलो एक और भी हो जाए तो एक और कर ले। एक तो ये जवानी के जो आबशार फट रहे हैं ना मेरे दाएं में, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुल्क के सियासी, मुआशी और मुआशरती हालात का भी कार्ड निकाल लें एक उनसा। नहीं अभी हॉरोस्कोप रहता है। हॉरोस्कोप रहता है अभी, प्लीज कंटिन्यू उनसा, सॉरी। अभी मेरा हॉरोस्कोप कंप्लीट ही नहीं हुआ। हाँ, तो लियो जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ उनकी मीटिंग्स रहेंगी, आने वाले हफ्ते में कामयाबी मिलेगी। इस वीक, ये वीक जो है लियो के लिए बहुत लकी रहेगा। ट्रैवल करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है, कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी उनके लिए बहुत जबरदस्त है। शादी के मामला भी इनके पॉजिटिव रहेंगे। और लियो के बाद है वर्गो। वर्गो बुर्ज सुमला वाले जो हैं वो कहीं इनका बिल्कुल ऑपोजिट आया है कि कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करें, पैसा किसी को अगर उधार देते हैं, लोन देते हैं, कर्ज देते हैं तो फंस सकते हैं। पेशेंस रखें, जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के फैसले करने हैं। लिब्रा वाले जो है कोई ख्वाहिश उनकी, कोई विश है ऐसी, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। ट्रैवलिंग बहुत जबरदस्त इनकी रहेगी। शादीशुदा जिंदगी अगर अच्छी नहीं है, कोई डिवोर्स सेपरेशन के केसेस हैं तो भी इनके फेवर में मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा खूब आएगा लिब्रा वालों के पास, सैलरी उनकी बढ़ सकती है, प्रमोशन के भी चांसेस हैं। स्कॉर्पियो, सैरिश स्कॉर्पियो बहुत गौर से सुनेंगे। स्कॉर्पियो वाले जो है वो हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आ रही है, प्रेगनेंसी कंसीव करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जॉब में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, काफी सारे इस वीक में बिजी रहेंगे स्कॉर्पियंस। तो वैसे बच्चा हुआ तो लड़का होगा या लड़की उनसा स्कॉर्पियो को?
अगर स्कॉर्पियो को तो बचा जब हुआ तो लड़का होगा या वैसे लड़की? मुझे ये समझ नहीं आ रही उन सब महंगाई के इस दौर में लोगों को मशवरे दे रही है, हर किसी का ट्रैवल नजर आ रहा है, फिर इस किस्म की गुड न्यूज। सवाल तो मुझे स्कॉर्पियो का लड़का है कि लड़की? लड़का। पहले हाँ ये कंफर्म हो रहा है सर, देख लें। चलें Continue, आगे बताइए, आगे continue, आगे। हाँ, अगर रुकावटें आती हैं स्कॉर्पियो के कामों में तो कोई बात नहीं। स्कॉर्पियोज के दिए हुए उधार कब वापस मिलेंगे ये बताएं। उधार अभी फिलहाल ब्लॉक पड़ा हुआ है, अगर जिसको आपने उधार दिया जालिम। है तो वापस कुछ अरसे के लिए नहीं मिलेगा। ये बहुत गलत बात सेजिटेरियस है। की बात करते हैं, सेजिटेरियस वाले थोड़ा सा केयरफुल रहें घर के मामलात में, स्पेशली जहां कैश एंड ज्वेलरी अगर रखते हैं तो बहुत सोच समझ के रखें, क्योंकि चोरी इनके घर में हो सकती है। और कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इस वीक में, इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कोई लॉटरी खरीदना चाहें तो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, इनकम बहुत अच्छी नजर आ रही है, सैलरी भी उनकी बढ़ सकती है। कैप्रिकॉर्न वाले इस हफ्ते कोई गुड न्यूज उनकी लाइफ में आएगी, कोई दोस्त उनको फोन कर सकता है, कांटेक्ट। अच्छा जी, आई थिंक सो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से राब्ता बहाल हो गया। चलो वैसे आपका स्टार क्या है? ओके, अब सही है। मुझे उनसा की आवाज़ पीछे से आना शुरू हो गई है। आई थिंक शी इज सेइंग समथिंग। वैसे मेरा स्टार सीक्रेट है, मिस्टीरियस है। प्लीज कंटिन्यू उनसा, इफ यू वांट टू कंप्लीट। आपकी आवाज़ अटक गई थी बीच में। जी क्रिएटिव में कैप्रिकॉर्न वाले कुछ काम करने की उनमें जुस्तजू बहुत रहती है, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, उनको काम करना चाहिए। सिर्फ सोचे नहीं, प्लान नहीं करें बल्कि एक्शन लीजिए। एक्वेरियस वाले भी सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे भी छुट्टियां बच्चों की शुरू हो चुकी है तो वेकेशन वगैरह प्लान कर सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं, दोस्तों के साथ एक फन टाइम नजर आ रहा है। शादी के भी एक्वेरियस वालों के अच्छे चांसेस हैं। पाइसेस वाले जो है वो अगर पैसा इस हफ्ते पाइसेस वालों के पास खूब आता हुआ नजर आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं या फिर इनहेरिटेंस उनको मिल सकती है, सैलरी भी इनकी बढ़ सकती है। बस जो है वो पैसे किसी को मत दें उधार, अदरवाइज आपके पैसे फंस जाएंगे। रिलेशनशिप में थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस लग रहे हैं पाइसेस वालों के। चलें जी, ज़बरदस्त। वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छी खबरें ही हैं, महंगाई को छोड़ के बाकी सब ट्रैवलिंग भी हो रही है, बिजनेस भी सेटल हो रहे हैं, गुड न्यूज़ भी मिल रही हैं। तो थैंक यू सो मच उनसा फॉर योर टाइम, और होपफुली सब लोगों ने तसल्ली से सुन लिया होगा, आपने बता दिया कि हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। और इसी के साथ हमारे शो का वक्त तमाम होता है, और जानते हैं कि यकीनन हम हमेशा दुआ गो रहते हैं। शो का आगाज़ भी कोर्ट ऑफ द डे में हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, आखिर में भी हम यही कहते हैं कि यकीनन हालात जैसे भी हों, ना उम्मीदी कुफ्र है, उम्मीद अल्लाह में हमें रखनी है। इंशाल्लाह हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से गैब से मदद आनी है और हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। क्योंकि माशी हालात ने मुश्किलात ज़रूर पैदा की हैं, सियासी, मुआशी, मुआशरती हालात ने, तीनों में बेहतरी की ज़रूरत है। आई होप अल्लाह ताला जल्दी हमें मदद भेजेंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही में इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।